अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टीवी इंजीनियरिंग के सबसे पहले टॉपिक ग्रॉस स्ट्रक्चर, मेन हेडिंग इस चैप्टर का टीवी पिक्चर एनालिसिस एंड सिंथेसिस। टीवी पिक्चर एनालिसिस एंड सिंथेसिस, तो उसमें फर्स्ट है ग्रॉस स्ट्रक्चर, देन इमेज कंटिन्यूटी, देन स्कैनिंग में दो टाइप्स, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग और वर्टिकल स्कैनिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर, यानी पिक्चर की जो साइज है, पिक्चर की जो विजिबिलिटी है, जिस टाइप से दिख रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों हमने ये साइज लिया है, ये इसमें बताया जाएगा। टीवी सिस्टम्स में फ्रेम साइज विड्थ अपॉन हाइट इज इक्वल टू एस्पेक्ट रेशियो AR इज इक्वल टू 4/3। अब टीवी सिस्टम्स में क्या है, जो फ्रेम जो आपको नजर आता है, जो स्क्रीन नजर आता है, उसमें विड्थ और हाइट का रेशियो जो है, विड्थ अपॉन हाइट को बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो या AR। ये लेते हैं हम 4:3, इसकी वैल्यू लेते हैं 4:3, यानी टीवी पिक्चर की विड्थ ज़्यादा हाइट कम, विड्थ अपॉन हाइट होता है 4/3। देन उपरोक्त साइज लेने के निम्न कारण। अब ये हमने टीवी पिक्चर की विड्थ को ज़्यादा लिया, हाइट को कम लिया, विड्थ अपॉन हाइट का रेशियो जो है वो 4/3 क्यों लिया, इसके कुछ कारण है, उसके बारे में डिस्कस करें। 3 मेजर कारण है। फर्स्ट रीजन है, ज़्यादातर मोशन एक्टिविटीज हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होती है, इसलिए पिक्चर की विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। अब क्या है कि हम अगर अपने चारों तरफ एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो सभी चीज़ें जो है, हमारी आइज को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। सब चीज़ें हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही हो रही हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहे हैं, आगे से पीछे हॉरिजॉन्टल प्लेन में जाते हैं, कोई भी मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। वर्टिकल मूवमेंट हमारी आई को कंपेरेटिवली बहुत कम करना पड़ता है। तो फर्स्ट रीजन तो ये होगा, इसलिए हमने विड्थ को ज़्यादा रखा और हाइट को कम रखा है। सेकंड, जब पिक्चर की विड्थ ग्रेटर देन हाइट, यानी पिक्चर की विड्थ हाइट से ज़्यादा है, तब आई ज़्यादा आसानी व आराम से देखती है। जब पिक्चर की विड्थ ज़्यादा हाइट कम है तो आई को है ईज और कंफर्ट में रहती है, बहुत आराम में रहती है आई। हमें इस ऐसी पिक्चर को देखना ज़्यादा आसान लगता है जिसकी विड्थ ज़्यादा हो और हाइट कम हो, इसलिए सेकंड रीजन हमने विड्थ अपॉन हाइट 4:3 या विड्थ को हाइट से ज़्यादा रखा। थर्ड, मोशन पिक्चर्स या मूवीज में एस्पेक्ट रेशियो 4:3, इसलिए पिक्चर का टीवी में भी यही रेशियो रखने पर मूवी को टीवी पर डायरेक्ट टेलीकास्ट कर सकते हैं। अब थर्ड रीजन क्या लिया कि जो आपकी मोशन पिक्चर थिएटर्स में फिल्में देखते आ रहे हैं हमारे को आज तक, जो भी हम देख रहे हैं, उसमें पिक्चर की विड्थ अपन हाइट का रेशियो 4:3 है, इसलिए हमने टीवी में भी उसको 4:3 रखा, ताकि जब टीवी की पिक्चर जो मोशन पिक्चर, जो थिएटर वाली पिक्चर को टीवी पर टेलीकास्ट करेंगे तो वो कटे नहीं, क्योंकि किसी पिक्चर को उसी रेशियो के अंदर अगर रिड्यूस या इंक्रीज करेंगे तो पिक्चर आपकी पूरी पूरी दिखाई देगी, अदरवाइज पिक्चर का कुछ पोर्शन कटेगा। तो ये 3 मेन कारण है जिसकी वजह से हमें विड्थ को हाइट से ज़्यादा रखा और विड्थ और हाइट का रेशियो जो है 4:3 रखा। अब आते हैं टीवी, थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं, फर्स्ट सेकंड हम ले, थर्ड ले, टीवी में पिक्चर का साइज अलग ले सकते हैं परंतु एस्पेक्ट रेशियो हमेशा सेम रहना चाहिए। अब टीवी में अगर पिक्चर का अगर साइज अगर अलग है, यानी पिक्चर आप टीवी, बड़े साइज का टीवी भी हो सकता है, छोटे साइज का टीवी भी, लेकिन हमें ध्यान का रखना है कि एस्पेक्ट रेशियो वही रहना चाहिए, ताकि पिक्चर जब कोई पिक्चर जो है वो मोशन पिक्चर टेलीकास्ट की जाएगी तो वो हमेशा पूरी दिखाई दे। फोर्थ, एक कोऑर्डिनेट टीवी पिक्चर ट्यूब व कैमरा में एक ही समय स्कैन होना चाहिए, इसके लिए टीवी पिक्चर के साथ सिंक पल्स से ट्रांसमिट करते हैं। अब क्या है कि जो टीवी के अंदर किसी भी पॉइंट की अगर बात करें, उस पॉइंट के ऊपर इन्फॉर्मेशन जो भी इसमें ब्राइटनेस नजर आ रही है या डार्क है या जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा उसी जगह पर होना चाहिए, यानी ट्रांसमीटर जिस जगह पर वो चीज़ हो रही है पिक्चर के अंदर
रिसीवर में उसी जगह होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या है कि सिंक पल्सेज भेजते हैं टीवी ट्रांसमीटर सिग्नल के साथ में, ताकि इसमें क्या है आपस में अलाइनमेंट या सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये ग्रॉस टेक्सचर से रिलेटेड हमने 4 बिंदु डिस्कस किए। एक तो विड्थ अपॉन हाइट 4 to 3 होता है, और ये साइज हम क्यों लेते हैं इसके बारे में भी बता दिया हमने। टीवी पिक्चर का साइज अलग तो एस्पेक्ट रेशियो सेम होना चाहिए, और एक ही समय पर एक ही पॉइंट स्कैन हो, इसके लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस साथ में भेजते हैं। उसके बाद आते हैं इमेज कंटिन्यूटी। ये आवश्यक है कि कंटिन्यूटी व सीन में स्मूथ चेंज हो, यानी आप जो पिक्चर देख रहे हैं मोशन पिक्चर है, उसमें मूवमेंट्स लगातार हो रहे हैं, तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में या पिक्चर हमेशा जो है लगातार दिखाई दे, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और सीन जब चेंज हो तो हमें ये पता नहीं लगना चाहिए कि रिफ्लेक्शन या कोई फ्लिकरिंग नहीं होनी चाहिए, तो चेंज स्मूथ हो, इसके लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी सीन में स्मूथ चेंज हो। ये पहली हमारी रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, यहाँ हम ह्यूमन आई की परसिस्टेंस ऑफ विजन या स्टोरेज करेक्टरिस्टिक को चुनते हैं। यहाँ हम क्या काम में ले रहे हैं, ह्यूमन आई की ये करेक्टरिस्टिक होती है कि कोई आंख पे अगर इमेज बनती है तो कुछ टाइम तक वो आंख के ऊपर रहती है, चाहे हम उस चीज़ से उस इमेज ऑब्जेक्ट से हमारी आई को हटा के ना लें, लेकिन वो आई पर कुछ समय तक रहती है, उसके बाद वो वहाँ से मिटती है। इस करेक्टरिस्टिक का हम यूज करेंगे मोशन टीवी के अंदर। कोई पिक्चर की इमेज आई पर कुछ समय तक स्टोर रहती है, इसे परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। इसे परसिस्टेंस ऑफ विजन की कहा जाता है कि आई के ऊपर कुछ टाइम तक हर कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज स्टोर रहती है। आई के रेटिना पर लाइट की सेंसेशन 1/16 सेकंड तक रहती है। अब क्या है कि ये टाइम कितना है 1/16, यानी आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, उसकी आपके आंख के रेटिना के ऊपर इमेज बनी, तो 1/16 सेकंड तक वो आंख के ऊपर रहेगी। उसके बाद आप चाहे दूसरी चीज़ देखेंगे तो 1/16 सेकंड के बाद दूसरी चीज़ दिखनी शुरू होती है। टाइम बहुत कम होता है। ये सिर्फ हम थियोरेटिकल बात करें, प्रैक्टिकली हमें इस चीज़ का आभास या रियलाइजेशन नहीं होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं, यदि स्कैनिंग रेट को 16 से ज़्यादा रखा जाए, यानी आपकी आंख के ऊपर जो इमेज बन रही है वो 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं उसमें, या हम यूँ कहें कि नंबर ऑफ पिक्चर्स पर सेकंड, यानी एक पिक्चर पर सेकंड में एक पिक्चर जो है वो 16 से ज़्यादा है, तब आई द्वारा स्टेबल पिक्चर देखी जाएगी। तो आई क्या है, स्टेबल पिक्चर देखी, यानी आपकी आंख के आगे से जो पिक्चर में चेंज है वो 16 पिक्चर्स पर सेकंड की स्पीड से हो, यानी एक पिक्चर में जो है एक से ज़्यादा हो, 16 पिक्चर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड रखी, यानी 16 के बजाय 17 रख दें। 17 पिक्चर पर सेकंड की स्पीड से आपकी आंख के आगे से कोई पिक्चर्स अगर लगातार निकलें तो आपको वो पिक्चर स्टेबल नजर आएगी, वो मूवमेंट नजर नहीं आएगी, क्योंकि हर आपकी इमेज है वो 1/16 सेकंड तक आंख के ऊपर इमेज रहती है। और 1/16 ज़्यादा स्पीड रखेंगे तो ये 16 से ज़्यादा रखेंगे तो एक इमेज के अंदर टाइम कितना हो गया, 1/17 दिया, उससे ज़्यादा, तो 1/16 से 1/17 कम होगा। यानी आपकी आंख के ऊपर जो है वो पुरानी इमेज मिटती नहीं, उससे पहले नई आ जाती है, तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये आपस में लगातार चेंज होती चली जाएगी और पिक्चर आपको स्टेबल नजर आएगी। हाई स्पीड स्कैनिंग के कारण कोई भी एलिमेंट अलग अलग नजर नहीं आता है। तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, स्कैनिंग स्पीड ज़्यादा होने के बाद उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं पिक्चर के ऊपर अलग अलग नजर नहीं आएंगे। मोशन पिक्चर्स में 24 स्टिल फ्रेम्स या सीन पर सेकंड रिकॉर्ड कर इसी रेट पर पर्दे पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब जो थिएटर में पिक्चर्स देखते हैं उसमें 24 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से रिकॉर्ड करते हैं और 24 फ्रेम ही 24 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। पिक्चर का प्रत्येक फ्रेम अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, परंतु लगातार प्रदर्शन के कारण यह कंटिन्यूस नजर आती है। आपकी जो स्क्रीन के ऊपर हम प्रदर्शन तो पिक्चराइजेशन तो अलग अलग करते हैं, यानी स्पीड रखते हैं 24 हर मतलब पर सेकंड जो स्पीड है 24 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से अगर हम स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस करें तो आपको जो है वो स्टेबल नजर आएगी। पिक्चर के मूव करते समय प्रोजेक्टर के शटर द्वारा इसे ब्लैंक किया जाता है। ये लाइट जब पिक्चर मूव कर रही है तो वो जो मूवमेंट वाला पोर्शन है, जब आपका एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर में जो स्विचिंग होती है, तब आपके जो प्रोजेक्टर के अंदर शटर द्वारा उस ब्लैंक स्पेस को हम रोक देते हैं, तो आपकी आंख को वो ब्लैंक स्पेस नजर नहीं आएगा।
आपके आंख के ऊपर तो लगातार वो सीन्स नजर आएंगे जो कंटिन्यूसली चेंज होते चले जाएंगे। आई का एक पिक्चर फ्रेम का कंटिन्यूस सीक्वेंस देखती है, हमें कंटिन्यूस पिक्चर ही नजर आती है। आई तो उन पिक्चर्स का एक कंटिन्यूस सीक्वेंस, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस टाइप से ही चलती रहती है। अब आपको सीक्वेंस नजर आता है, बीच का जो चेंजिंग टाइम है, जिस स्विचिंग टाइम है, वो नजर नहीं आता। शटर की वजह हेल्प से हम उसको ब्लैंक कर देते हैं, तो हमें कंटिन्यूस पिक्चर ही नजर आती है। अब आता है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी पूरी पिक्चर को हम एक साथ अगर ट्रांसमिट करना चाहें तो उस पिक्चर के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन लगातार चेंज हो रही है पिक्चर की सीन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम सारे एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन को एक साथ ट्रांसमिट करना चाहें तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ चैनल्स चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी बैंडविड्थ चाहिए, और तो ये लगभग इम्पॉसिबल काम है। तो इससे बचने के लिए इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि पूरी पिक्चर को एक साथ ट्रांसमिट ना करके उसको सीक्वेंशियली रिकॉर्ड करेंगे और सीक्वेंशियली ट्रांसमिट करेंगे। यानी पिक्चर के लेफ्ट टॉप कॉर्नर से पिक्चर को स्कैन करना शुरू करेंगे, यानी इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू करेंगे। टोटल इसको पूरी पिक्चर को लाइंस में डिवाइड करते हुए, तो लेफ्ट से राइट, फिर वापस लेफ्ट आना, लेफ्ट से राइट, ये बॉटम तक जाएंगे, उसके बाद फिर टॉप पर आ जाएंगे। तो पिक्चर को जैसे बुक का पेज पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट आते हैं पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, अप टू लास्ट लाइन, उसके बाद फिर टॉप पर नेक्स्ट पेज के लिए आते हैं। तो इस तरह से बुक के पेज पढ़ने की तरह ही पिक्चर को लेफ्ट से राइट होते हुए थोड़ा नीचे आते हुए हम स्कैन करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, ये इसको स्कैनिंग बोलते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पिक्चर जो कि एलिमेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी पिक्चर में, उनकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना और ट्रांसमिट करने के लिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चैनल चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल या बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है। इससे बचने के लिए हम स्कैनिंग यूज करते हैं। अब स्कैनिंग क्या होती है ये देखते हैं। किसी पिक्चर फ्रेम को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक का स्कैन किया जाता है। हम पिक्चर में लेफ्ट से राइट भी जाते हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे आते चले जाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्कैनिंग साथ साथ करते हैं ताकि कंटिन्यूस मोशन स्मूथली नजर आए, ताकि आपको ये स्मूथली जो है वो मोशन नजर आए। मोस्ट टीवी सिस्टम में फ्रेम रिसेप्शन रेट, रिपीटिशन रेट 25 पर सेकेंड, यानी ज़्यादातर जो टीवी सिस्टम्स हैं उनमें जो रेपिटेशन रेट कितना है, जरूरी नहीं है यही हो, लेकिन ज़्यादातर में यही है कि 25 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से हम रिकॉर्ड करते हैं, या ये हमेशा 16 फ्रेम पर सेकंड से ज़्यादा होनी, ये ध्यान रखने वाली बात है। तभी पिक्चर स्टेबल नजर आएगी हमारी आई के परसिस्टेंस ऑफ टाइम, विजन वाले टाइम की वजह से। अब उसके बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग कैसे बोलते हैं। लीनियर राइज इन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन करंट। आप इसके लिए हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन करंट चाहिए, जो कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल में फ्लो होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को लेफ्ट से राइट डिफ्लेक्ट करती है। लीनियर और राइज इन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन करंट डिफ्लेक्ट्स द बीम अक्रॉस द स्क्रीन विद कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन फॉर ट्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ट्रेस को लेफ्ट से राइट या यूनिफॉर्मली डिफ्लेक्ट करती है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन करंट। करंट का मान पीक पर पहुंचने पर यह रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर मान 0 हो जाता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बीम राइट पर पहुंच जाती है तो करंट की वैल्यू एकदम से टॉप से 0 हो जाती है या रिवर्स हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम वापस लेफ्ट पर आ जाए, इनिशियल वैल्यू पर आ जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन बीम पहले लेफ्ट से राइट गया, राइट से एकदम से वापस आ जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फास्ट रिवर्सल द्वारा रिट्रेस या फ्लाईबैक प्रोड्यूस किया जाता है। अब क्या है कि रिट्रेस आपका फास्ट किया जाता है, क्योंकि जब राइट से लेफ्ट आएंगे तो हमारी, जैसे हम बुक के पेज को पढ़ते हैं, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, राइट से लेफ्ट आएंगे तो फास्ट आएंगे, क्योंकि राइट से लेफ्ट आते हैं तो हम कोई पेज की किसी लाइन को नहीं पढ़ रहे होते हैं। इसी टाइप से पिक्चर में भी कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करने वाला टाइम कौन सा है, जब आप राइट से लेफ्ट को वापस आते हैं। उसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस का स्टार्ट इज इक्वल टू लेफ्ट एज, हॉरिजॉन्टल ट्रेस का एंड इज इक्वल टू राइट एज। आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहाँ से शुरू होगा, लेफ्ट एज से पिक्चर के, और एंड कहाँ होगा, राइट एज पर। फ्लाईबैक किसको बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बीम पुनः लेफ्ट पर आती है, जब राइट से लेफ्ट को आएगी इलेक्ट्रॉन बीम, उसको बोलते हैं फ्लाईबैक। अब उसको डायग्राम से हमने समझाया। ये आपका है स्कैनिंग को समझाया, ये विड्थ है, इस साइड में हाइट है, और ये आपकी लाइंस दिखाई हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं वापस। ये डॉटेड लाइन जो दिखाई है इसका मतलब ये है कि फ्लाईबैक टाइम है, रिट्रेस टाइम है। राइट से लेफ्ट आए, डॉटेड दिखाई है, फिर लेफ्ट से राइट, इस टाइप से एंड तक जाते हैं, यहाँ तक आएंगे, उसके बाद फिर टॉप पर आ जाएंगे। ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता है। स्टार्ट ऑफ लाइन इधर है और एंड यहाँ होगा, यहाँ पर। अब इसको आपने डिफ्लेक्शन
कॉइल के अंदर करंट की शेप कैसी होगी, आपके पहले जो है एकदम राइज, लिनियरली राइज है, फिर उसके बाद रिड्यूस है, राइज रिड्यूस राइज रिड्यूस। इसको पहली लाइन का ये टोटल करंट, दूसरी लाइन के लिए, तीसरी लाइन के लिए इंक्रीज करना डिक्रीज करना, इंक्रीज करना डिक्रीज, ये वर्टिकल में करंट की एम्पलीट्यूड। इसके बाद ये ट्रेस को दिखाया हमने 625 लाइन सिस्टम इंडिया में यूज किए, इसलिए मैंने राष्ट्रा 625 में पिक्चर, बिना पिक्चर के जो स्क्रीन नजर आता है वाइट वाइट, उसको बोलते हैं राष्ट्र। यहाँ लेफ्ट है और ये यहाँ राइट है, और ये रिट्रेस टाइम है बीच वाला। उसके बाद हम आते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग मैंने बता दिया आपको। आते हैं वर्टिकल स्कैनिंग। वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल में सॉटूथ करंट इलेक्ट्रॉन बीम को जब वह हॉरिजॉन्टली लेफ्ट से राइट डिफ्लेक्ट हो रही है तब टॉप से बॉटम डिफ्लेक्ट करता है। यह डिफ्लेक्शन यूनिफॉर्म स्पीड पर किया। जब आपकी इलेक्ट्रॉन बीम लेफ्ट से राइट जाएगी, यदि उसको वर्टिकल, उसके ऊपर वर्टिकल साइड में अगर कोई डिफ्लेक्शन फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो लगातार एक ही जगह पर मूव करती रहेगी। उसको नीचे भी लाना हमें, तो जब वो लेफ्ट से राइट जा रही है तो उसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कोयल में फ्लो होने वाली करंट द्वारा लगाया जाए ताकि थोड़ा सा नीचे हो जाए। उसके बाद वो लेफ्ट से पहली लाइन की स्टार्टिंग से थोड़ा नीचे आए, यानी जब बुक का पेज पढ़ते हैं तो पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन पढ़नी है, हमारी आई को हम थोड़ा नीचे लाते हैं। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को थोड़ा नीचे लाएंगे। वो किससे लाएंगे? वर्टिकल डिफ्लेक्शन करते हैं। अतः हॉरिजॉन्टल लाइंस एक के नीचे दूसरी के रूप में प्रोड्यूस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, इस टाइप से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। डिफ्लेक्शन करंट का ट्रेस पार्ट बीम को टॉप से बॉटम की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। तो ट्रेस पार्ट में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम जो है टॉप से बॉटम की तरफ धीरे धीरे नीचे होती चली जाएगी। रिट्रेस पार्ट में इलेक्ट्रॉन बीम पुनः बॉटम से टॉप की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। अब जब क्या पूरी पिक्चर आपने स्कैन कर दी, बॉटम राइट कॉर्नर पे आप पहुंच गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम को वापस टॉप पर जाना ताकि अगले फ्रेम को रीड कर सके, तो उस टाइम में जो है उसका वर्टिकल रिट्रेस टाइम कहलाएगा। वर्टिकल स्वीप का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बीम को टॉप से बॉटम पर ले जाता है। जब आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन करंट का जो मैक्सिमम पीक है, एम्पलीट्यूड है, उसमें तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो टॉप से बॉटम तक पहुंचती है। और वर्टिकल रिट्रेस पीरियड में हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग चलती रहती है। अब वर्टिकल जब डिफ्लेक्शन चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग तो लगातार चल रही है, यानी जब आपकी पिक्चर जो है वो टॉप राइट कॉर्नर में पहुंच गई, जब वापस ऊपर जाना है उस ड्यूरेशन में भी हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग आपकी कंटिन्यूस है। इलेक्ट्रॉन बीम को लेफ्ट टू राइट डिफ्लेक्ट होने वाला फोर्स लगता रहता है। कुछ लाइन स्कैन हो जाती है, इस ड्यूरेशन में भी कुछ लाइन स्कैन होगी जब आपका इलेक्ट्रॉन बीम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है। तो ये आपकी जो है वो वेस्टेज है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन वेस्ट नहीं जाए, क्योंकि ये वर्टिकल रिट्रेस टाइम है। यानी जब बुक का पेज आप पढ़ लेते हैं तो वापस टॉप पर जाने के लिए जब वो बीच का ड्यूरेशन जो ये गैप आएगा, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे और रिप्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिट्रेस टाइम में न तो कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, न ही रिप्रोड्यूस की, ना रिकॉर्डिंग करेंगे ना उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही हमने हॉरिजॉन्टल रिट्रेस में करेंगे, ऐसे ही वर्टिकल में करेंगे। रिट्रेस टाइम का उपयोग नैरो सिंक पल्स से भेजने के, अब रिट्रेस टाइम का भी यूटिलाइजेशन करेंगे, उसको वेस्ट नहीं जाने देते। उसमें हम क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जैसे सिंक पल्सेज भेज देते हैं जो कि आपके सिंक्रोनाइजेशन के लिए काम आएगी। वो हॉरिजॉन्टल जो ट्रांसमीटर है उसको रिसीवर से सिंक्रोनाइज करने काम आएगी, जो टीवी पर प्रोड्यूस पिक्चर को ट्रांसमीटर से सिंक्रोनाइज करता है। अब ये आपका ट्रेस टाइम को दिखाया हमने, टॉप से बॉटम आ रहे हैं, लीनियर वर्टिकल ट्रेस, आपका लाइंस के ऊपर वर्टिकल फोर्स लगता रहता है। वर्टिकल रिट्रेस में आपका हम वापस टॉप पर जा रहे हैं। ये वर्टिकल रिट्रेस का कुछ पाथ दिखाया है, ये आर्बिट्री है, इमेजिनरी हमने माना है, इसको थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए दिखाया है कैसे इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो वापस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएगी। ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन करंट का दिखाया हमने, आई वी, इसी टाइप से ये वर्टिकल ट्रेस, वर्टिकल रिट्रेस, ये लगातार इस टाइप से करंट दिखाई है। और ये इस टाइम में आपका वर्टिकल ट्रेस के अंदर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो लगातार जो है नीचे की तरफ मूव करती चलेगी, फोर्स इलेक्ट्रॉन बीम को नीचे लगेगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग चल रही है, तो साथ साथ उसके ऊपर जो है वर्टिकल फोर्स भी लगता रहेगा ताकि इलेक्ट्रॉन बीम जो है बॉटम कॉर्नर तक पहुंच जाए। तो ये करंट वेव फॉर्म्स इन वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल के अंदर करंट वेव फॉर्म को दिखाया। तो इस वीडियो में मैंने आपको ग्रॉस स्ट्रक्चर, किसी भी टीवी पिक्चर की ग्रॉस स्ट्रक्चर, उसके बाद इमेज कंटिन्यूटी, उसके बाद स्कैनिंग के अंदर फिर हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, वर्टिकल स्कैनिंग, ये बताने का प्रयास किया। मुझे मेरे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
पसंद है उसको लाइक और शेयर करें। इस वीडियो चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट, क्वेरी या फीडबैक तो ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।